Hello and welcome to HK Tutorial Easy Study. Learn with HK Tutorial Easy Study. Today we will do subject Marathi. Topic is बाकी 20 रुपयांचे काय. So without wasting time, let us start. बाबाराव मुसळे, जन्म 1949, प्रसिद्ध लेखक व कवी. मोहरलेला चंद्र, झिंगो लुखो लुखो, नगर भोजन हे कथा संग्रह प्रसिद्ध. वारुड, पाटीलकी, दंश, पखाल, आर्त या कादंबऱ्या, तसेच इथे पेटली माणूस गात्रे हा कविता संग्रह प्रसिद्ध. दुसऱ्यांना मदत करण्यास नेहमी तयार असलेल्या निस्वार्थ वृत्तीच्या एका निरागस मुलाचे वर्णन लेखकाने केले आहे. ये लेसन में एक लड़के ने मदद किया है, जो निस्वार्थ भाव से उसने मदद की है, उस बारे में ये लेसन है. या मुलाबाबत विकासच्या साहेबांच्या गैरसमज होतो. इस लड़के के विषय में विकास सर के बॉस हैं, उनको मिसअंडरस्टँडिंग हो जाती है. त्यांचा हा गैरसमज कसा दूर होतो हे या पाठातून लेखकाने संवेदनशीलतेने स्पष्ट केले आहे. उनकी मिसअंडरस्टँडिंग कैसे दूर होती है वो इस लेसन से हमको समझ में आएगा. तुम्हाला दुसऱ्यांना मदद करने आवडते का? क्या आपको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है? अच्छा लगने की बात नहीं है, मदद करना ही चाहिए. मुसीबत में पड़े हुए कोई भी लोगों की अगर आप मदद करोगे तो वो आपकी अच्छाई जरूर आपके पास लौट कर आएगी, क्योंकि जो हम करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है. तो दूसरों की मदद करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, हमेशा मदद करना चाहिए. तुम्ही कोणाकोणाला मदत करता, कोण कोणत्या स्वरूपात मदत करता, आप किस किस को मदद करते हो और किस स्वरूप में मदद करते हो. तुमच्या कुटुंबातील एखादी व्यक्ती आजारी पडल्यास तुम्ही तिची काळजी कशी घेता. आपके फैमिली में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो आप उसका ध्यान कैसे रखते हो. उसके डॉक्टर के पास ले जाते हो, दवा दिलाते हो, उसके साथ रहते हो, उसकी देखभाल करते हो, और उससे भी बड़ी बात उसे आश्वासन देते हो कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे. तो ये है सबसे बड़ा योगदान. इससे बीमार व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है. अभी हम लेसन को शुरू करते हैं बिना वेस्ट किए टाइम. मी आत येऊ शकतो का सर. हातातल्या फायली सावरत विकासने विचारले. क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ऐसे विकास सर ने अपने बॉस से परमिशन ली. साहेब कुठली तरी फाईल पाहत होते, त्यांनी माननीस हो म्हटले. बॉस फाइल को देख रहे थे. त्यांनी माननीस मतलब अपने गर्दन के द्वारा ही इशारा करते हुए उन्होंने अंदर आने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन शब्दों में कुछ नहीं कहा. आवाजावरून त्यांनी विकास आत आल्याचे वर न पाहताच ओळखले. आवाज से उन्होंने पहचान लिया, बॉस ने पहचान लिया आवाज से कि ये विकास सर हैं. तो उन्होंने उनको अंदर बुला तो लिया और ऊपर न देखते हुए, ऊपर की तरफ उन्होंने देखा नहीं, सिर्फ गर्दन से इशारा किया कि अंदर आ जाओ, और अपना सिर ऊंचा ऊपर करते ही उन्होंने कंप्लेंट के सुर में क्या कहा. तक्रारीच्या सुरात मतलब कंप्लेंट के वर्ड्स में कहा, विकास सर कालच्या त्या मुलानं मला 80 रुपयांना फसवलं. तुमच्यामुळे हे सारं घडलं. ही मुले महाबिलंदर असतात. तुम्हाला त्यांच्या कसा पुडवा आला तेच मला कळत नहीं. बॉस ने विकास सर से कहा कि कल जो लड़का आया था इस ऑफिस में, उसने मुझे 80 रुपीज में, 80 रुपए मीन्स 80 रुपीज से उसने मुझे फंसाया, और तुम्हारे वजह से ये सारा सब हुआ है. ये लड़के बहुत ही धूर्त और चालाक होते हैं. इन बच्चों का पता तुम्हें कैसे मिला ये मुझे पता नहीं, और फिर भी तुम ऐसे बच्चों की तरफ तुम्हारा ध्यान कैसे चले गया, और तुमने उसको परमिशन दिया इस ऑफिस में आने के लिए, ये मुझे नहीं पता. 100ची नोट घेऊन गेला. 100 रुपीज की नोट लेकर वो गया. एकदा गेला तो गेलाच, एक बार वो गया तो वो चले ही गया. बघा त्याची पाण्याची बाटली मला 100 रुपयात पडले. देखो उसके पानी की बॉटल मुझे 100 रुपीज में पड़ी.
एका दमात साहेबांनी मनातली नाराजगी व्यक्त केली। एक ही स्वर में उन्होंने कहा और उनके शब्दों से उन्होंने अपने नाराजगी को व्यक्त किया। मतलब उनको नुकसान हो गया। वो ये कहना चाह रहे थे कि 100 रुपीज में उनको वो बॉटल पड़ी और 80 रुपीज का वो लड़का लेकर के वो पैसे लेके चले गया। क्षणभर विकासला वाटले आपण आपल्या खिशातून साहेबांना 80 रुपये काढून द्यावे। कुछ पल के लिए विकास सर को लगा कि मैं मेरे पॉकेट से 80 रुपीज निकाल के सर को दे दूं, पण त्याने तसे केले नाही। लेकिन विकास सरने ऐसा नहीं किया। तो साहेबांच्या समाधानासाठी म्हणाला, विकास सर, उनको शांति देने के लिए उन्होंने बॉस से कहा, तसं नसेल सर, ऐसा नहीं है सर, काही अडचण आली असेल त्याला म्हणून, कि कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी उसे, इसलिए वो नहीं आया। अब सर क्या कह रहे हैं, काही सांगू नका, कुछ मत कहो, यानंतर असली मुले कार्यालयात आलेली मला चालणार नहीं। आज के बाद ऐसे लड़के ऑफिस में आएंगे ये मुझे नहीं चलेगा, समझ लो। अब ये तुम्हारे ध्यान में आ चुका है, ऐसा बॉस ने विकास सर से कहा। नाईलाजाने विकास ने हो म्हटले, न चाहते हुए। नाईलाजाने मतलब न चाहते हुए भी विकास सर ने हाँ कह दिया। लेकिन उसके मन में ये चल रहा था कि कुछ तो जरूर प्रॉब्लम रही होगी, इसीलिए वो लड़का नहीं आया। साहेब म्हणता ते सत्य होते। साहब जो कह रहे थे वो सच था, तरी ते संपूर्ण सत्य नसावे, लेकिन फिर भी वो पूरा सच नहीं था, असे विकासचे मन त्याला सारखे सांगत होते। ऐसा विकास का मन उसे बार बार कह रहा था कि बॉस जो कह रहे हैं वो सच तो है, लेकिन पूरा सच नहीं है। मतलब विकास सर ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो लड़का कहीं भाग गया 100 रुपीज लेकर। राजू हा मुलगा फसवा फसवी करणारा वाटत नव्हता। राजू ये लड़का फसाने वाला लड़का नहीं था। मागच्या महिन्यापासून विकास त्याला ओळखत होता। पिछले 1 महीने से विकास सर उस लड़के को पहचानते थे। विकासची मेहुणी टाटा कॅन्सर सेंटरच्या बी विंग मध्ये दाखल झाली होती। विकास सर के वाइफ की बहन, मेहुणी मतलब वाइफ की बहन, टाटा कैंसर सेंटर टाटा कैंसर हॉस्पिटल है वहां के बी विंग में वो एडमिट हुई थी। विकास सर की मेहुणी। विकास सकाळ संध्याकाळ त्यांना भेटायला आणि डब्बा पोचवायला जात असे। विकास अपनी मेहुणी को मिलने के लिए सुबह और शाम को मिलने जाते थे और टिफिन खाना भी लेकर जाते थे मिलने के लिए। टाटा कैंसर सेंटरच्या शेजारीच त्याचे कार्यालय होते। जो कैंसर हॉस्पिटल है उसके बाजू में ही विकास सर का ऑफिस था। तिथला त्याच्या वावर नित्याचा झाला होता। वावर मतलब रोज का आना जाना हुआ था। विकास सर अक्सर उस हॉस्पिटल में रोज जा रहे थे सुबह शाम। एक दिवस उसी दौरान उसी हॉस्पिटल में जाते थे जब वो अपनी मेहुणी को देखने के लिए, तो एक दिवस एका मुलाने त्याचे लक्ष वेधून घेतले। एक दिन एक लड़के ने विकास सर का ध्यान आकर्षित कर लिया। वेधून मतलब उनकी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फार तर 10-11 वर्षाचा मुलगा असावा। 10-11 साल का वो लड़का होगा। त्याच्या गळ्यात एक पाटी अडकवेलेली होती। उसके गले में एक पाटी को बांधा हुआ था। त्यावर त्याने उरलेले अन्न देण्याचे आवाहन केले होते। वो लड़के के गले में विकास सर ने जिस लड़के को देखा उनका ध्यान क्यों आकर्षित हुआ, क्योंकि उस लड़के के गले में एक पाटी बांधी हुई थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था उरलेले अन्न देण्याचे आवाहन केले होते। वहां पर ये लिखा हुआ था कि बचा हुआ खाना देना है, ऐसा उस पर लिखा हुआ था। त्याच्या हातात एक पिशवी होती, उसके हाथ में एक थैली थी। ती पाहून त्यात काही अन्न, वो थैली को देख के उसके अंदर खाना होगा असावे असे वाटत होते। त्याला पाहून विकासची उत्सुकता फारच वाढली। मतलब उसके गले में एक पाटी लटकाई हुई थी जहां पर लिखा था कि बचा हुआ खाना इस थैली में रख देना है। ये देख करके, और उसके हाथ में एक थैली भी थी, ये देख के विकास सर को बहुत ही मतलब ताज्जुब हुआ और वो
उस लड़के के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए. त्याने एक दिवस त्याला बाजूला घेतले अन बरेच काही विचारले. एक दिन उन्होंने राजू को अपने साथ में लिया और उससे पूछा, तुझे नाव काय, तू कुठला, मतलब तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, एथे का आलास, यहाँ पर क्यों आए हो. मतलब हॉस्पिटल में उन्होंने देखा एक लड़के को, तो वो पूछने लग गए कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ पर तुम क्यों आए हो, कोणत्या इत्येत शिकतोस, कौन से क्लास में तुम पढ़ते हो, वगैरह. साहेब ज्या मुलाविषयी बोलले होते तोच हा राजू. बॉस जिसके वजह से कंप्लेंट कर रहे थे और गुस्से में विकास सर से बात कर रहे थे, राजू नाम का लड़का, वो ही ये लड़का था जो हॉस्पिटल में विकास सर को मिला था और जिसके गले में पाटी थी, हाथ में थैली थी, जिसने बचे हुए खाने का आह्वान किया था और उसे ये था कि बचा हुआ जो खाना है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, जो भूखे हैं उनको वो खाना मिलना चाहिए. तो वासिम जिल्ह्यातल्या एका खेडेगावच्या, वो वासिम जिले का एक खेडेगाव का लड़का था. 5वी इथे शिकणारा, 5th क्लास में वो पढ़ता था. त्याची आई पोटाच्या कर्करोगाने आजारी असल्याने एका महिन्यापासून टाटा कॅन्सर सेंटरच्या बी विंग मध्ये भरती झालेली होती. उसकी मदर को, राजू की मदर को स्टमक कैंसर था, पेट का कैंसर था, इसीलिए वो टाटा कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसी के लक्ष्य में वो अपनी मदर के साथ में उसी हॉस्पिटल में था. तो आणि त्याची आई याशिवाय घरी तीसरे कोणी नव्हते, वो और सिर्फ उसकी मदर, इसके सिवा घर में और कोई भी नहीं था. एका झोपडीवजा घराशिवाय त्यांच्याकडे काही नव्हते. मतलब एक घर, जो एक छोटा सा घर होता है, हट जिसे बोलते हैं, वो घर के सिवा उनके पास और कुछ नहीं था. दवाखान्यात आईजवळ सतत बसून राहण्याच्या त्याला कंटाळा येईल. हॉस्पिटल में क्योंकि मदर को स्टमक कैंसर था, तो मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी और मदर के साथ में वो कंटिन्यूस रहता था, लेकिन सारा दिन हॉस्पिटल में उसे बोर हो जाता था. वो कंटाळा मीन्स उसे बोरियत होने लगती थी. तो आईला विचारून तो इकडे तिकडे फिरे, अपनी मदर से पूछता था कि ठीक है मम्मी, मैं यहाँ जा करके आता हूँ, मैं ये काम कर लेता हूँ, ऐसा मदर से पूछ के वो यहाँ वहां जाता था. आईने त्याला सांगितले होते, माँ ने उससे कहा था, जास्त लांब जाऊ नको, ज्यादा दूर तुम्हें नहीं जाना है, कोणाच्या वस्तूला हाथ लावू नको, कि बहुत दूर मत जाना, मतलब बहुत दूर मत जाना यानी तुम इतने दूर मत चले जाना कि रास्ता भूल जाओ, किसी अनजान लोगों के साथ बात मत करना, यही करीबी हॉस्पिटल के पास में रहना, यहाँ के लोगों को तुम जानते हो, इनका परमिशन लेकर के जाओ, लेकिन यहाँ आसपास ही रहना, बहुत दूर अगर तुम चले जाओगे क्योंकि तुम छोटे हो, रास्ता भूल जाओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी. इसीलिए मदर कह रही थी जास्त लांब जाऊ नको, कोणाच्या वस्तूला हाथ लावू नको, किसी के भी सामान को हाथ मत लगाना, यहाँ वहां तुमको कोई भी चीजों को हाथ नहीं लगाना है. तो तिथंच बाहेर फिरायचा, वो सिर्फ वहीं पे बाहर घूमते रहता था. तेव्हा त्याच्या लक्षात आले की पेशंट सोबत आलेले अनेक गोरगरीब भुकेने व्याकुळ होऊन इथे पेशंटसाठी अन्नासाठी दूसऱ्यांसमोर हाथ पसरतात. तभी उसी समय देखा कि इस हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग आ रहे हैं जो भूखे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है और भूखे हैं, कुछ वो कर नहीं सकते हैं, पैसा दे करके भी अन्न खरीद नहीं सकते हैं. तेव्हा त्याच्या लक्षात आले कि पेशेंट सोबत आलेले अनेक गोरगरीब, मतलब पेशेंट के साथ में जो और भी बच्चे आते हैं या जो भी रिलेटिव्स आते हैं, पहचान के लोग आते हैं, वो भूखे ने, मतलब भूक के कारण वो व्याकुल होऊन इथे पैशांसाठी, अन्नासाठी दुसऱ्यांसमोर हात पसरतात. वो पैसों के लिए, खाने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं. दुसरीकडे बरेच लोक जेवून शिल्लक राहिलेले अन्न कचरा कुंडीत फेकून देतात और उसी जगह पर दूसरे जो लोग हैं, जिनके पास पैसे अच्छे से हैं, खाने के लिए भरपूर भोजन है, वो खाना खाते हैं और प्लेट में अगर कुछ बच भी जाता है तो वो कचरे में फेंक देते हैं.
ते अन्न जर या गरजूंना मिळाले तर, तो राजू के मन में आया कि ये अन्न जो वेस्ट होता है, जो हम बिना वजह डस्टबिन में डाल देते हैं, वो अन्न ऐसे भूखे लोगों के काम में आए जो जरूरतमंद है, जिनके पास पैसे नहीं है, और पैसे भी नहीं है, भूखे भी है, खाना भी नहीं मिल रहा है, दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। ऐसे गरीब लोगों की कम से कम भूख तो मिट जाएगी अगर उनको खाना मिलेगा तो, ताकि वो कुछ दूसरा अच्छा काम कर सके। ते अन्न जर या गरजूंना मिळाले तर, कि ऐसे एकदम जरूरतमंद लोगों को मिलेगा तो कितना अच्छा होगा। त्याने एक पुट्ठा घेतला। अब ये विचार राजू के मन में आया है, तो ये कितना सुंदर विचार है। ये तो कोई बहुत ही समझदार इंसान कर सकता है ऐसा, लेकिन एक छोटे से बच्चे के मन में इतना बड़ा विचार आ रहा है, और तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो उसने इसके लिए देखो क्या किया, त्याने एक पुट्ठा घेतला। उसने एक पुट्ठा लिया त्यावर लिहिलेले, और उसके ऊपर उसने एक, जैसे कार्डबोर्ड होता है ना, थिक कार्डबोर्ड जिसके ऊपर हम लिख सकते हैं, और जो थिक भी होता है, पेपर एकदम हल्का पेपर नहीं होता है, कार्डबोर्ड थिक होता है। कार्डबोर्ड के ऊपर उसने लिखा। लिखने के लिए भी हमें स्पेस मिलता है, और उसमें हम थ्रेड डाल करके उसको गले में लगा भी सकते हैं। ऐसा करके उसने एक पार्टी बनाई। देखो ये फोटो में दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे उसने कार्डबोर्ड पर लिखा। लिहले उरलेले अन्न फेको नका, कि बचा हुआ खाना को कोई भी जन फेको मत, मला द्या, मुझे दो। मी ते उपाशी लोकायला देतो, कि मैं ये जो उपास रहते हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, खरीद के भी नहीं खा सकते, मैं ऐसे जरूरतमंद लोगों को दूंगा। राजू ने पुठ्याला दोरी बांधून ती गळ्यात अडकवली। उसने वो पुट्ठे पर डोरी बांधी और गले में उसको पहन लिया। राजूच्या गळ्यातली पाटी वाचून लोक राहिलेले अन्न त्याला देऊ लागले। राजू के गले में जो पाटी थी उस पर लिखा हुआ था ना कि बचा हुआ खाना मुझे दे दो, तो ये पढ़कर लोग उसे खाना दे देते थे, जिसे वो अपने थैली में रख लेता था। बरेच अन्न जमा होऊ लागले, बहुत सारा खाना जमा भी होने लग गया। ते जमा झालेले अन्न तो गरजूंना द्यायचा। वो जो अन्न जो उसे मिलता था, उसको वो जमा करता था, और जरूरतमंद लोगों को वो खाना वो दे दिया करता था। त्यांच्या डोळ्यातले समाधान पाहून त्याला हायसे वाटायचे। जो जरूरतमंद है, जिनके पास पैसे नहीं है, भूखे हैं, व्याकुल हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ रहा है, और खाना ऐसे गरीब को मिल जाए तो वो कितना संतुष्ट फील करेगा, कितना आशीर्वाद देता था। तो उनके उस शब्दों से जो आशीर्वाद उसको मिलता था, जो खुशी रहती थी उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में, उनके स्वभाव में, वो खुशी को देखकर राजू को बहुत ही खुशी मिलती थी, बहुत ही समाधान होता था, उसे संतुष्टि मिलती थी कि ये उसने बहुत ही सही काम किया है। क्योंकि हर काम पैसे के लिए ही नहीं किया जाता है, कुछ काम हम अपने मन की शांति के लिए भी करते हैं। यही बात थी राजू में। दवाखान्यातील पेशंटच्या नातेवाईकांना बाहेरून काही आणून द्यायचे असेल, खाने में मतलब हॉस्पिटल में अगर रिलेटिव्स मिलने आते थे, पेशेंट को रिलेटिव्स मिलने आते ही थे, और उनको बाहर से कुछ लाना होता था, तो वो लोग अक्सर राजू से कहते थे, और राजू दौड़कर जाकर वो काम कर भी देता था। दवाखान्यातील पेशंटच्या नातेवाईकांना मतलब पेशंट्स जो बीमार है, उनके रिलेटिव्स बाहेरून काही आणून द्यायचे असेल, उनके रिलेटिव्स को अगर बाहर से कुछ लाके देना होता है, तो राजू पड़त जाऊन आणून द्यायचा। तो राजू फटाफट बाहर जाकर दौड़कर से सामान लेकर आता था और उनको दे देता था। एखाद्या पेशंटच्या जवळच्या नातेवाईक कुठे बाहेर जाणार असला, तर तो राजू ध्यान दे माझ्या पेशेंट कडे। अगर रिलेटिव्स किसी काम की वजह से बाहर जाते थे, तो वो राजू से कह देते थे कि मेरे पेशेंट का तुम ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। जैसे कभी कुछ कॉल आ जाता है, कोई मिलने आ गया है, कुछ फॉर्म भरने होते हैं हॉस्पिटल के, कुछ हमको फ्रूट्स लाना होता है, तो ऐसे के लिए अगर रिलेटिव्स बाहर जाते थे, तो वो राजू से कह देते थे कि मैं अभी बाहर से जाके आ रहा हूँ, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पेशेंट का ध्यान रखना। एखाद्या पेशंटच्या जवळच्या नातेवाईक कुठे बाहेर जाणार असला, तर तो राजू ध्यान दे माझ्या पेशंट कडे, मी जरा जाऊन येतो, म्हणून बिंदास निघून जायचा।
उन्हें पता होता था कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है, ये जरूर ध्यान देगा, ऐसा करके वो निश्चिंत बिंदास मतलब निश्चिंत होकर के वो चले जाते थे राजू के सहारे उस पेशेंट को छोड़ के। बी विंग मधल्या सर्वांना त्याचे भारी कौतुक होते। बी विंग के हॉस्पिटल में सब लोगों को पता था कि ये लड़का बहुत ही अच्छा है और सब लोग उसका अप्रिशिएशन करते थे क्योंकि वो सबके काम तो आ ही रहा था, लेकिन इससे भी बढ़कर वो एक लाजवाब काम जो कर रहा था, जो भूखे लाचार लोगों को अन्न प्रोवाइड कर रहा था। इस बहाने उनका भूख भी दूर हो रहा था और अन्न का वेस्टेज भी नहीं हो रहा था। कार्यालयाच्या बाहेर असलेल्या हॉटेलमधून विकास रोज पाण्याची बाटली घेत असे। कार्यालयाच्या ऑफिस के बाहर होटल से विकास रोज पानी की बॉटल लेता था। पण एक दिवस त्याला कार्यालयामध्ये पोहोचायला उशीर झाला, लेकिन एक दिन उसको ऑफिस में पहुंचने के लिए लेट हो गया। मतलब ऑफिस के बाजू में ही होटल में से वो पानी की बॉटल लेते थे, लेकिन एक दिन उसे लेट हुआ ऑफिस में पहुंचने के लिए, म्हणून त्याने राजूला पाण्याची बाटली कार्यालयामध्ये पोचवायला सांगितले। लेकिन क्योंकि राजू को लेट हो गया, क्योंकि विकास सर को लेट हो गया, इसीलिए उन्होंने राजू से कह दिया कि तुम पानी का बॉटल खरीद के ऑफिस में पहुंचा देना। पाण्याच्या बाटलीचे पैसेही त्याच्याजवळ दिले। पानी के बॉटल के पैसे भी विकास सर ने राजू को दिया। राजू अधून-मधून विकासला पाण्याची बाटली पोचवू लागला। राजू अक्सर विकास सर को पानी की बोतल देने लग गया, उनके पास पानी की बोतल पहुंचाने लग गया। ये काम राजू आनंदाने करी। ये काम राजू बहुत ही खुशी से करता था। पानी की बोतल को खरीदकर विकास सर के पास पहुंचा दिया करता था। विकासच्या साहेबांनी राजूला बऱ्याच वेळा विकास साठी पाण्याची बाटली कार्यालयामध्ये आणून देताना पाहिले होते। अभी राजू ये काम तो बहुत खुशी से कर रहा था। विकास शाह साहिबानी मतलब विकास सर के बॉस ने राजू को काफी टाइम विकास के लिए पानी की बोतल लाते हुए कार्यालय में देखा था और उन्होंने ये भी देखा था कि ये पानी की बोतल खरीद कर लाता है राजू और विकास सर को देता है। असाच काल सकाळी तो कार्यालयामध्ये विकासासाठी पाण्याची बाटली घेऊन आला होता। ऐसे ही कल वो विकास सर के लिए पानी की बोतल लेकर आया था। त्याने एक पाण्याची बाटली विकासच्या साहेबांनी दिली, मतलब पानी की बोतल वो लेकर आया था राजू, और उसने विकास सर को एक पानी की बोतल दी और दूसरी बोतल उनके बॉस को दिया। त्यावेळी साहेब म्हणाले, उस टाइम में बॉस ने कहा राजू से 20 रुपए सुट्टे नाहीत, मतलब मेरे पास चेंज नहीं है। 20 रुपए सुट्टे नाहीत मतलब मेरे पास पूरे 100 रुपीज हैं, 20 रुपीज का चेंज नहीं है, मतलब सिर्फ 20 रुपीज नहीं है, 100ची नोट आहे, 100 रुपीज का नोट है। त्यावर राजू म्हणाला, उस पर राजू ने कहा, सर द्या ती नोट, मी 80 रुपये आपल्याला आणून देतो। तब राजू ने कहा, सर ये 100 रुपीज की नोट आप मुझे दे दो, मैं आपको 80 रुपीज, क्योंकि 20 रुपीज की वो बॉटल थी, तो राजू ने कहा आप मुझे दे दो, मैं 80 रुपीज आपको ला करके दे देता हूँ। मैं 80 रुपये आपल्याला आणून देतो कि मैं 80 रुपीज आपको लाकर दे देता हूँ। साहेबांची 100 रुपयांची नोट घेऊन राजू गेला, तो अद्याप आलाच नहीं। अब वो 100 रुपीज की नोट लेकर के गया, उसको रिटर्न में 80 रुपीज देना था, लेकिन वो चले गया और आ ही नहीं पाया। इस वजह से विकास सर को भी बहुत ही टेंशन हुई कि ये क्यों नहीं आ पाया। राजू ने साहेबांना खरंच फसवले असेल का? क्या सच में राजू ने साहेब को फंसाया? 100 रुपीज की नोट वो लेकर चले गया और फिर आया ही नहीं। काय झाले असेल नक्की? अब विकास सर अपने मन में विचार कर रहे हैं, क्या सच में राजू ने ऐसा किया होगा? क्या सच में उसने फंसाया है? क्या हुआ होगा? अभी इसका पता तो विकास सर को भी नहीं है। विकास विचारात घडला मतलब वो अपने सोच में डूब गए। तेवढ्यात सर आत येऊ का? तभी उसी समय में जैसे ही विकास सर अपने विचार में डूबे हुए थे, मन में ये विचार उनके चल ही रहा था कि राजू ऐसे कैसे कर सकता है। कल वो आया, उसने 100 रुपीज की नोट सर के पास से ली, चेंज में उसे 80 रुपीज रिटर्न करना था, वो उसने रिटर्न नहीं किया। क्या रीजन हुई होगी जो वो आया नहीं? तभी उसी समय एक आवाज आती है कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? राजूच्याच वयाचा एक मुलगा दारात उभा राहून विचारत होता। राजू के ही उम्र का एक लड़का
डोर पर खड़े हो करके ये सवाल कर रहा था कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. साहेब आणि विकासने आधी त्या मुलाकडे मग एकमेकांकडे पाहिले. विकास सर और बॉस दोनों जन इस विषय में बात तो कर ही रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये क्वेश्चन सुना कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग गए और विचार करने लग गए कि कौन है ये लड़का जो अभी ये पूछ रहा है, और एक एक दूसरों की तरफ देखने लग गए. मग साहेब म्हणाले. तब बॉस ने कहा, ये बोल काय काम आहे, कि आओ तुम अंदर आओ, बोलो क्या काम है तुम्हें. तब वो लड़का क्या जवाब दे रहा है सुनो. सर, मी इरफान. जो लड़का अभी डोर पर खड़ा है और बॉस से परमिशन ले रहा है, और विकास सर भी वहीं पे खड़े हैं, उनको ये लड़का अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है. सर, मी इरफान. वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं इरफान हूँ, राजूचा मित्र. अब वो लड़का बता रहा है कि मैं राजू का फ्रेंड हूँ. बोलता बोलता त्याने खिशातून 100ची नोट काढली. ऐसा बोलते बोलते उसने अपने पॉकेट में से, खिशातून मतलब अपने पैंट के पॉकेट में से 100ची 100 रुपीज की नोट निकाली. ती नोट साहेबांसमोर धरत इरफान म्हणाला. वो नोट बॉस के सामने रखते हुए इरफान ने कहा, सर, ही नोट राजू ने तुम्हाला द्यायला सांगितले आहे. इरफान ने कहा, सर, ये 100 रुपीज की नोट राजू ने मुझसे कहा कि मैं आपको दे दूं. विकास आणि साहेब दोघेही चकित झाले. दोनों को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि राजू क्यों नहीं आया, उसने इरफान को क्यों भेजा. राजू कुठे, उन्होंने पूछा. विकास ने विचारले. विकास ने पूछा कि राजू कहाँ पर है. सर, तो कालच गावाला गेला. उसने इरफान ने कहा कि राजू तो अपने गांव चले गया है, क्योंकि उसकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी, इस कारण वो अपनी मम्मी के साथ में यहाँ पर था. अभी तो वो गांव चले गया. साहेब म्हणाले, का, क्यों वो गांव चले गया. त्याच्या आईची दवाखान्यातून सुट्टी झाली. गावी जाण्याआधी त्याने ही नोट मला तुम्हाला द्यायला सांगितले होती. साहेब ने पूछा कि क्यों गांव चले गया. तो इरफान ने कहा कि हॉस्पिटल में उसकी मम्मी एडमिट थी, तो अभी वहां पे उसको परमिशन मिल गया कि आप जा सकते हो, तो इस करके वो लोग गांव चले गए. तो गांव जाने के पहले राजू ने मुझसे कहा कि 100 रुपीज की नोट तुम बॉस को दे देना. नोट मला तुम्हाला द्यायला सांगितले होती. असे म्हणत इरफान आला तसा बाहर पडला. ऐसे ही बोल के उसने 100 रुपीज बॉस को दे भी दिया और वो बाहर चले भी गया. विकास आणि साहेब दोघेही थोडा वेळ स्तब्ध झाले. विकास सर और साहेब बॉस ये दोनों ही एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि अभी हम जिस लड़के के बारे में बोल रहे थे कि ये लड़का धूर्त है, धोखेबाज है, ये भाग गया हमारे 100 रुपीज को ले करके, उसके बारे में इन लोगों को ऐसा था ही नहीं कि रिटर्न में कोई आएगा और 100 रुपीज की नोट देकर जाएगा. इसीलिए दोनों जन एक दूसरे को एकदम स्तब्ध रह के देख रहे हैं. मग साहेब म्हणाले, विकास, मला माफ करा. तब बॉस ने विकास सर से कहा कि विकास, मला माफ करा, मुझे माफ करो. माणस ओळख्यातला तुमचा अधिकार मोठा आहे. मतलब इंसान को परखने की तुम्हारी जो पहचान है वो ज्यादा है. तुम मुझसे ज्यादा अच्छे ढंग से लोगों को पहचानते हो. तुमने एक सही लड़के का चयन किया था. तुम जो उस लड़के के बारे में तुम्हारे मन में जो निश्चय था कि नहीं ये लड़का अच्छा है, ये तुम सच थे और मैं गलत था. इसीलिए सर खुद कह रहे हैं कि विकास, तुम मुझे माफ करो. तुम लोगों की पहचान तुम्हें ज्यादा अच्छे से आती है और मैं नहीं पहचान पाता हूँ, इसीलिए तो मैंने उस लड़के को क्या कुछ नहीं कह दिया. त्या मानाने मी फार अनुभव शून्य आहे. मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं पहचान नहीं पाता हूँ लोगों को और मैं कुछ भी कह देता हूँ. या नोटेतले 80 रुपयांचे माझे आहेत. ये 100 रुपीज में 80 रुपीज मेरे हैं, पण बाकी 20 रुपयांचे काय. यावर विकास हे निरुत्तर झाला. तो बॉस ने कहा कि ये 100 रुपीज उसने मुझे लौटा दिया. मैं तो कहाँ सोच रहा था कि इसने तो मुझे 80 रुपीज में फंसाया है, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, वो लड़के ने तो पूरा मुझे 100 रुपीज लौटा दिया है, जिसमें 20 रुपीज पानी के पैसे हैं. सिर्फ 80 रुपीज जो है वो मेरे हैं, लेकिन अभी 20 रुपए का मैं क्या करूं. ये तो मेरे नहीं है, ये तो उस लड़के के हैं, लेकिन वो भी उसने मुझे लौटा दिया. ये देख करके विकास सर भी एकदम निरुत्तर झाले. मतलब वो भी, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था. तो कहने का मतलब ये है, लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के भी बारे में हमें कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहिए जब तक हमें उसके रियल परिस्थिति का
पहचान न हो जाए। और सच्चे इंसान कभी धोखा नहीं देते, वो हमेशा साथ देते हैं। कुछ भी भले देर हो जाए उनको, लेकिन अपने अपने विश्वास को वो कायम रखते हैं। तो ये लेसन इसी के बारे में था। होप यू वुड ऑल हैव एंजॉयड दिस लेसन। दिस वाज वेरी फैंटास्टिक लेसन। If you find my video helpful, please hit the like button, share it to your friends and subscribe my channel. We will be coming with more of our Marathi videos. Thank you.